बीजेपी और लालू यादव दोनों अब तो इस बात को समझ चुके हैं और बार बार जो हम आरोप लगाते हैं कि नीतीश पलट गए, पलटते तो ये दोनों दल भी रहे ना सर। तो ये किस तरह की राजनीति हम देखते हैं? तो नीतीश जी ने पलटवाने का जो ये चक्र बनाया है भारतीय राजनीति में, एक अजीब प्रकार का कौशल है। INDIA तो गई, सबसे बड़ी क्षति तो ये तो बीजेपी को लाभ है ना कि सामने जो एक सशक्त गठबंधन, एक बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार हम देंगे, सब सिद्धांत करने वाला व्यक्ति ही INDA के विरुद्ध खड़ा होकर जा रहा है। भले अभी वो बयान नहीं दे रहे, लेकिन आज न कल तो देंगे ही ना, उनके पार्टी के लोग देने वाले हैं, वो देंगे। अगर नीतीश कुमार सिद्धांतहीन है तो बीजेपी कैसे सिद्धांतवादी पार्टी हो जाती है? इनको पलटू राम बोलना, इनको सिद्धांतहीन बोलना बिल्कुल गलत बात है, एक तरफा आरोप है। नीतीश कुमार को अगर सिद्धांतवादी मान ले, विचारवादी मान ले, तो फिर तो सिद्धांतहीनता की, विचारहीनता की, नैतिकता की परिभाषा अलग से तय करनी पड़ेगी। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, इस वक्त राजनीतिक हलचल जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिल रही है और सबकी नजर बिहार में लगी हुई है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसको लेकर तमाम अफवाहें चल रही हैं, कई सारी बातें चल रही हैं कि डील पक्की हो गई है, नक्की हो गई है, इस तरह की चर्चा है। और आरजेडी के साथ अब जो उनका साथ था वो छूट चुका है। बयानबाजियां भी अब शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार मन में तो आते हैं, समझ में क्यों नहीं आते? जिस तरह की उनकी राजनीति है वो और उनको कहां तक लेकर जाने वाली है, और नीतीश की मजबूरी है या बीजेपी के लिए नीतीश मजबूरी है? क्योंकि 400 प्लस का जो बीजेपी प्लान लेकर चल रही है लोकसभा में, क्या नीतीश के सहारे बिहार से वो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? तमाम चीजें समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, अमर उजाला.com पर। नीतीश कुमार मन में आते हैं, समझ में नहीं आते। ये बीजेपी और लालू यादव दोनों अब तो इस बात को समझ चुके हैं और बार बार जो हम आरोप लगाते हैं कि नीतीश पलट गए, पलटते तो ये दोनों दल भी रहे ना सर। तो ये किस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं? अब ये विश्लेषण आपका भी सही है कि ये दोनों दल भी पलटते रहे हैं, लेकिन उस पलटने का और पलटवाने का जो कारण होता है वो नीतीश जी हैं। तो नीतीश जी ने पलटवाने का जो ये चक्र बनाया है भारतीय राजनीति में, एक अजीब प्रकार का कौशल है, जिसके बारे में आपने कहा कि मन में तो आते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा समझना इतना कठिन भी नहीं कि समझ में आते। एक व्यक्ति अगर ये तय कर ले कि हमको सत्ता में बने रहना है और हमारा कोई सिद्धांत और विचार नहीं है, हाँ? और हर बार हमको अगर अपने सिद्धांतहीनता और विचारहीनता के लिए जो भी तर्क संभव है देंगे और अगली बार उस तर्क को बदलेंगे, तो फिर तो, क्योंकि ये मानक राजनीति हमारी राजनीति की बहुत आलोचना हुई, बहुत गई, आया राम गया राम भी हरियाणा से निकला है, लेकिन ये स्थिति कभी पैदा नहीं हुई है। और बिहार की राजनीति की स्थिति इस समय ये है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक, चाहे वो दो बड़े ध्रुव इस समय है, ऐसे तो 3 ध्रुव हैं, लेकिन इस समय की अगर संख्या बल के अनुसार देखा जाए विधानसभा के, तो वो आरजेडी और बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन दोनों को ये लगता है कि बगैर नीतीश के हमको बहुमत आना संभव नहीं है। पूरी ताकत भी लगा के हम देख लेंगे तो शायद बहुमत नहीं आ रहा है। तो आरजेडी ने तो कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में बदल गई, लेकिन बिहार की भारतीय जनता पार्टी बदली ही नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कैलाशपति मिश्रा के बाद, या वैसे कुछ नेता जो वहां थे पहले के नजर में, या सुशील मोदी जी भी एक समय नेता के रूप में उखरे, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ गए तो उनके सेकेंड मैन के रूप में, जैसे लगता है कि उनके सप्लीमेंट के रूप में काम करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में होते हुए भी अपने कुछ नेता को नीतीश और लालू के कद का बनाए, उसको आगे बढ़ाए, उस प्रकार से पार्टी को जगह जगह संगठित करे। जब आपने चुनाव ही लंबे समय तक गठबंधन में कहा कि यहाँ हम नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी की यूनिट वहां कमजोर हो जाती है। तो वो हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयास, उसके शायद उसकी सोच ही नहीं थी। महाराष्ट्र में क्या था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने हर एक क्षेत्र में अपनी यूनिट बनाए रखे, संगठन को सशक्त रखा। यही कारण हुआ कि जब 2014 में इन्होंने जब शिवसेना ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो अकेले चुनाव लड़ गए और सबसे बड़ा दल बन गया था। बिहार में वो सिचुएशन नहीं पैदा हो रही है। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति से, या बीजेपी ने, चूंकि लालू
हटाओ में बीजेपी ज्यादा व्यस्त रही, उसको कभी लगा नहीं कि नीतीश हटाओ के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, उस प्रकार की राजनीति के लिए तैयार नहीं हुए। और नीतीश द्वारा छोड़ने के बावजूद भी उस ढंग से बावजूद उस पर नहीं गए कि नीतीश हटाओ, बार बार अपना ले रहे हैं, उसके कारण ये सारी समस्या पैदा हुई है। और सामने इस समय लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर रिस्क नहीं ले सकती है। हालांकि इस समय हिंदुत्व को लेकर जो वातावरण है वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो देश भर में दिखा है, बिहार में अद्भुत दृष्टि दिखी है, तो वो एक लोकप्रियता है। बावजूद ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर वोट जातियों पर बटा तो ये समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये सिचुएशन आता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी सब कुछ होने के बावजूद उनकी अपनी शाख नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, पार्टी उनकी वैचारिक रूप से विभाजित हो चुकी है। कोई पार्टी का नेता भी अब उनको दिल से, कुछ लोगों को छोड़ दे तो उनको दिल से मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, इनके साथ हमको जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं चूंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। आप कहां जाएंगे एकाएक? जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने छोड़ा भी, उपेंद्र कुशवाहा ने कई कारणों से साथ छोड़ा, ऐसे लोग छोड़ते भी हैं, आरसीपी सिंह ने साथ छोड़ा, लेकिन जो लोग छोड़े वो भी कोई मतलब उन्होंने कोई संगठन बना लिया हो या कुछ कर लिया हो, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो रही है। तो अब इस समय यह है कि एक कुर्मियों का कुछ वोट, कोयरियों का कुछ वोट, महिलाओं का कुछ वोट, तो ये जो तीन थोड़ा सा वोट हो जाता है वो नीतीश कुमार को इस समय बिहार की राजनीति में जीवित रखने के लिए पर्याप्त होता है। अब नीतीश अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ है तो संभव है 40 के 40 बीजेपी हो सकता है ऐसे भी जीते, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा है बिहार को देखते हुए। तो उस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण इनको जो है बार बार, आरजेडी की भी वही समस्या है, जब एक बार नीतीश के खिलाफ लाइन ले लिया। अब देखिए इस प्रकरण में हमारे मित्र प्रेम जी बैठे हुए आपके सामने, ये सहमत हो नहीं हो, इस प्रकरण में अगर इस समय सर्वाधिक क्षति किसी को दिख रही है तो वो है आरजेडी की। आईएनडीआई ये तो नेस्त नाबूद हो ही रहा है, लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, चूंकि नीतीश के साथ बीजेपी के जाने से नीतीश के विरुद्ध जो जनता में वातावरण था वो बीजेपी के विरुद्ध जा रहा था, जो एक उपचुनाव में लोगों ने हरा दिया था। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही थी, फॉरवर्ड कास्ट भी कह रहा था कि इसी को मुख्यमंत्री बनाओ, जो कि बीजेपी तो अपना कोई दे ही नहीं रही है, नीतीश के साथ जा रही है। इसमें वो जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी लोकप्रियता का ह्रास हो गया है। जितने आप देख लीजिए वहां से सर्वे आ रहे हैं, लोगों से आप बात कर लीजिए, तो नीतीश कुमार ने एक पॉलिटिक्स कर दी कि इनसे लोकप्रियता है, तो उसने अपनी राजनीति के तहत तेजस्वी की लोकप्रियता को बहुत कम कर दिया, आरजेडी को मजबूर कर दिया कि आप मेरे साथ रहें। बीजेपी इस समय के सिचुएशन है कि हम करें तो क्या करें, लेकिन बीजेपी इस समय इतना ही है कि जब से इनकी बात हुई है तो बीजेपी उस ढंग से हम कि मिनट में, अब तो अरुण जेटली है नहीं, 2017 में अरुण जेटली जी थे, 5 मिनट में फैसला हो गया। बीजेपी ने फैसला किया था कि हम अभी बैठक करेंगे, बैठक के बाद 2 से 3 दिन में हम फैसला करेंगे, लेकिन नीतीश जी ने अरुण जेटली से बात की, अरुण जेटली जी की बात कोई काटता नहीं था और सुबह होके जो है सरकार बन गई थी। वो स्थिति इस बार नहीं है। इस बार यह है कि भाई बातचीत होगी तो आगे की क्या स्थिति होगी, क्योंकि पार्टी अपनी रणनीति से कि नीतीश कुमार को भी हमको आगे छोड़ना पड़े या नीतीश कुमार हमको छोड़े, क्योंकि ये संभावना बीजेपी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार 2014 में अकेले लड़े, उनकी सीटें नहीं आई, 2019 में उनके सीटें आ गई कि लोकसभा चुनाव में लड़के अपनी सीटें लेकर के और फिर वो कच्चा दे दें और फिर वो समस्या पैदा हो, तो उसकी पूर्वोपाय उस रक्षा की कैसे की जाए ये है। और नीतीश के हाथ में संपूर्ण लीडरशिप न रहे ये है। तो नीतीश जी को समझना भले हमारे आपके लिए कठिन हो, नीतीश जी के लिए स्वयं भी कठिन है कि वो क्या करते हैं। ये बिहार का भी दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति को कुशासन, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज कुशासन के विरुद्ध जनता ने मत दिया, वो बार बार उनके साथ जाते हैं और उन्होंने अपनी ऐसी विश्वसनीयता बना दी कि लोगों को लगने लगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये और बीजेपी इन्हीं के साथ जाती है जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये एक वातावरण बिहार में बना है और इसमें नेताओं की विश्वसनीयता और साख पर प्रश्न खड़े हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़े हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। शराबबंदी के बावजूद गांव-गांव में नशे और शराब पहुंच गए हैं और देश की संपूर्ण, माने देश के विकास पर बात करिए, बाकी की जगह नीतीश कुमार सामने आ जाते हैं। तो अब ये तो इस समय तात्कालिक दृष्टि से देखें तो उनकी सफलता है, लेकिन अगर बीजेपी की दृष्टि से देखिए तो आईएनडीआई की तो हवा निकल गई, आईएनडीआई खत्म हो गया। बिहार में सबसे सशक्त, कहीं अगर एक जगह आईएनडीआई का सबसे सशक्त
सशक्त गठबंधन होता, अगर देखे तो बिहार में होता या तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत मान लीजिए, तमिलनाडु तो एक राज्य तो जहां जो केंद्र था, जो नीतीश कुमार उसकी गाड़ी लेकर आगे बढ़े, जिस नीतीश कुमार ने उसको आगे बढ़ाया, जब वही हिल गए हैं, वही नहीं कर रहे हैं, तो आगे अगर रहे न रहे INDIE पर कौन विश्वास करेगा? तो ये तो INDIE तो गई, सबसे बड़ी क्षति। तो ये तो बीजेपी को लाभ है ना कि सामने जो एक सशक्त गठबंधन, एक बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार हम देंगे, सब सिद्धांत करने वाला व्यक्ति ही INDIE के विरुद्ध खड़ा हो जा रहा है। भले अभी वो बयान नहीं दे रहे, लेकिन आज न कल तो देंगे ही ना, उनके पार्टी के लोग देने वाले हैं, वो देंगे। तो वो वैसे, या अगर मान लीजिए वो नहीं भी आते हैं, मैं कह रहा हूं, तब भी INDIE क्या रहेगा उसमें? कोई रहेगा, कोई विश्वास करेगा कि आप तो बीजेपी ने आपको पूछा नहीं इसलिए आप आ गए हैं? तो यह सिचुएशन इस समय जो है वो राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से नीतीश कुमार का सिद्धांतहीन कदम भविष्य की दृष्टि से एक अच्छा है कि एक पूरा पर्दा उखड़ गया कि बीजेपी और सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं था, सेकुलरिज्म कोई मुद्दा नहीं था, मूल मुद्दा था लीडर और सत्ता बनना, उसके लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें चूंकि आप महत्व नहीं दे रहे हैं इसलिए वो छोड़ रहे हैं साथ। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि जो व्यक्ति पूरे INDIE को एक करने की कोशिश कर रहा था, वही अगर बाहर चला जाए तो वो मैसेजिंग, वो इंडिया के लिए कितनी खराब मैसेजिंग होगी, और हो गई है, क्योंकि अभी से चर्चा हो रही है इसकी, बीजेपी का इसमें एज हो गया। ये ऐसे देखें इसको, ये अवधेश जी जो कह रहे हैं उसमें आप चेंज करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। और नीतीश कुमार को लेकर के जितनी नकारात्मक बातें, मैं सहमति असहमति नहीं कह रहा, लेकिन अवधेश जी ने कही है कि जो उनका नेगेटिव पोस्चर है उसको जो बताया है, तो उसको अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए, तो वो नेगेटिव पोस्चर के साथ जब बीजेपी जुड़ती है, अगर नीतीश कुमार सिद्धांतहीन है तो बीजेपी कैसे सिद्धांतवादी पार्टी हो जाती है? बात यह है कि बीजेपी में रह करके कोई बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं क्या? तुरंत पार्टी से बाहर जाना होगा, है ना? लेकिन नीतीश कुमार को देखिए कि एक साथ पोस्टर छप गया था नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का, तो इन्होंने पूरी बीजेपी एग्जीक्यूटिव को भोज दे से लौटा दिया था कि पोस्टर छप गया था। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, नीतीश कुमार ने NDA छोड़ दिया। इस हद तक और नफरत की सियासत ये नीतीश कुमार टोपी पहनते तो उस पर आपत्ति होती बीजेपी को कि मुस्लिम टोपी पहनते, नरेंद्र मोदी टोपी लौटा देने वाले व्यक्ति, ये टोपी स्वीकार करने वाले व्यक्ति, एकदम अपोजिट दो नेता, एकदम से अपोजिट दो नेता, ये दोनों मिल रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी मिल रहे हैं। और सिद्धांतवादी सिद्धांतहीन केवल नीतीश कुमार हैं। ये तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि आप बोल रहे बड़े गोल के लिए, इंडिया गठबंधन को छोटा करने के लिए हम सिद्धांतहीन हो रहे हैं, तो मानिए, बोलिए देश के सामने, मेरे सामने सिद्धांत कोई मतलब नहीं रखता है, हम इंडिया गठबंधन को छोटा करने के लिए गू भी खाने को तैयार हैं, बोलिए। लेकिन नीतीश कुमार केवल गलत है। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार बिहार में कम से कम 15% वोटों के मालिक हैं। नीतीश कुमार की पार्टी कभी इस रूप में नहीं टूटी कि वो इधर चले गए या उधर चले गए, इस रूप में कभी नीतीश कुमार की पार्टी नहीं टूटी। यानी उनकी पार्टी, यानी उनका वोट बैंक उनके फैसले के साथ रहा है। अब वो जिसके साथ जाते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो इनकी सिद्धांत, इनको पलटू राम बोलना, इनको सिद्धांतहीन बोलना बिल्कुल गलत बात है, एक तरफा आरोप है। ये हम आज भी कहते हैं, इसके बावजूद कि जनरल परसेप्शन आज नीतीश कुमार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था ना सर, पलटू राम अगर नीतीश कुमार है तो बीजेपी और आरजेडी भी तो है जो बार बार उनके साथ चले जाते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं कि केवल नीतीश कुमार को क्यों बोलेंगे, ये दोनों समूह, इधर वाले या उधर वाले, ये दोनों भी अगर नीतीश कुमार को स्वीकार करते हैं तो वह भी सिद्धांत विहीन है, ये वो भी चरित्र विहीन या जो भी कहिए, तो सिर्फ नीतीश कुमार को कोसने का नहीं है। आज की सियासत पर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जो स्टांस लिया है, हमें लगता है कि पहले जो नीतीश कुमार स्टेप लेते थे वह उनको पॉलिटिकली वो करेक्ट साबित करता था, समय भी और ऐसी परिस्थिति भी, कोई ऐसा मजबूत कारण होता था जिस वजह से वो इधर से उधर शिफ्ट होते थे। हर बार उन्होंने कारण दिखाया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो फैसला वो ले रहे हैं वही गलत साबित हो रहा है।
जिनके पास जा रहे हैं वो भी उनको अनमने मन से कबूल कर रहा है, ऐसा आभास है। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो भी अभी तय होना बाकी है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि जा ही रहे हैं। और उसके बाद जहां पर रह रहे हैं वो भी उनके प्रति अविश्वास हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए ये सोचा कि हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराएं। ये प्रस्ताव लेके लालू प्रसाद के पास गए। ऐसा करने से इनको एक सीटों की बार्गेनिंग विधानसभा में लोकसभा में करने में आधे आधे पर करते आरजेडी के साथ, तो जो 45 सीटों पर नीतीश कुमार को बीजेपी ने पहुंचा दिया ऑपरेशन चिराग पासवान करके, तो उस ताकत को ये रिवाइव करना चाहते थे। तो इन्होंने लालू प्रसाद के पास लेकर के प्रस्ताव गए। अब लालू प्रसाद का कहना है कि वह आपको राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी जा रही है, आप उधर फोकस करिए, आप बिहार में अपना पोजीशन मजबूत करने पर फोकस क्यों कर रहे हैं, ये बिहार हमको हमारे ऊपर छोड़िए, तेजस्वी पर छोड़िए। तो यहाँ पर सहमति नहीं बनी, दोनों के अपने अपने हित हैं और अपने हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद इन्होंने अगर अंदर खाने जो कुछ भी चला है, मीडिया में चला है, अगर सब कुछ ऐसा तो है नहीं कि अक्षरशः बातें गलत होती हैं, कुछ ना कुछ जेडीयू की जो टीम होती है या किसी भी पार्टी की एक टीम उधर से बात कर रही होती है, एक टीम उधर से बात कर रही होती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो जो चल रहा है तो वो इस रूप में चल रहा है कि बीजेपी का लोभ है कि इनको गठबंधन से अलग करो, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को संकट की स्थिति में जब बहुमत साबित करना होगा वो उनके लिए ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएगी, ये बात समझ लीजिए। और जेडीयू हर हाल में टूटेगी कि क्योंकि उनके पास में ऑपरेशन आरसीपी सिंह भी चलाने वाले लोग थे, ऑपरेशन ललन सिंह भी चलाने वाले लोग थे। तो ये इनका बीजेडीयू का जो पार्ट है एकदम वर्टिकल स्प्लिट है, इधर एक बीजेपी के साथ जाना चाहता है, एक आरजेडी के साथ जाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुमत की कमी होगी और लालू प्रसाद जीतन राम को मांझी को मुख्यमंत्री बनाने जैसा दांव चलेंगे या फिर इस सरकार को बहुमत की आवश्यकता होगी, तो इनके पास संख्या ही नहीं है। तो बीजेपी इनको मुख्यमंत्री जरूर बना देगी, लेकिन बीजेपी इनका करियर भी उसी समय खत्म कर देगी। राष्ट्रपति शासन उसकी प्राथमिकता होगी, राजनीति में 2024 होगा, नीतीश को एस्टैब्लिश करना उनके बीजेपी के इसमें नहीं है। इसलिए ये उनका राहु काल चल रहा है नीतीश कुमार का, अगर इस तरह का फैसला लेते हैं। जी देखिए, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं राहु काल चल रहा है, लेकिन राहु काल पर मैं आऊंगा और नीतीश कुमार की बात भी करूंगा। लेकिन चैलेंज इस वक्त मुझे बीजेपी के सामने क्या चैलेंज है, लोकसभा में क्या प्रोजेक्ट करेंगे वो तो है, लेकिन लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने भी तो चैलेंज है ना, बड़ा चैलेंज है। अब उनको भी एक तो जस्टिफाई करना होगा कि ये पूरा हुआ क्यों और कहाँ चूक हो गई, और दूसरा अब जब चुनाव में जाएंगे तो कितनी मजबूती के साथ जाएंगे। अब प्रेम जी के तर्क को मान लीजिए तो सारी चुनौती बीजेपी के सामने है, सारा ऑपरेशन लोटस है। इस समय कम से कम बीजेपी कोई सरकार गिराने के तो बिहार में नहीं थी। आदर्श आप भी राजनीति समझते हैं और अमर उजाला के आपके जितने दर्शक हैं वो सब राजनीति समझते हैं कि जो कुछ प्रेम जी कह रहे हैं उसका बिहार की राजनीति से या बीजेपी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल धरातलहीन बातें हैं जिस पर टिप्पणी क्या की जा सकती है। जो कुछ भी है उनके अपने इंटरनल कंट्रोवर्सी से जो है, आंतरिक उनके अंतर्द्वंद से पैदा हुए हैं। ये आंतरिक उनकी समस्या थी। चूंकि बीजेपी वहाँ एक बड़ी पार्टी के रूप में है, वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसकी भूमिका उसमें हो जाती है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, बिहार में उसका स्टेट है, जो सबसे ज्यादा उसके लोकसभा के सदस्य बिहार में लोकसभा के सदस्य उसके हैं, तो वो एक बड़ी पार्टी है, तो उसमें हो जाती है। इतनी ही भूमिका उसमें। ऑपरेशन लोटस तो इतना ही हो सकता था ना कि लोकसभा चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते इस समय, क्योंकि विधानसभा में वो सरकार के पक्ष में तो है नहीं। अभी अगर रहते तो उसी समय बन गया रहता, जैसे वो स्थिति थी। और जहां तक नीति बीजेपी के सिद्धांतहीनता का सवाल है, अब वो उस पर हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं कि क्या बिहार का सिचुएशन है, उसमें या तो राष्ट्रपति शासन हो या फिर चुनाव में जाएं और या लालू यादव के तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने दें या फिर इस सरकार को बनाएं। अब चार में से बीजेपी को फैसला करना है कि बीजेपी कौन सी स्थिति में जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार के नेतृत्व में सरकार का परिणाम बिहार भी भुगता है, देश भी भुगत चुका है, और उससे कोई अलग नीतियां दिखेंगी इसकी अभी संभावना नहीं है। तो अब जो कुछ भी हुआ है इसमें बीजेपी के सामने प्रश्न केवल इतना है कि हम जाएं कि नहीं जाएं तो किन शर्तों पर जाएं कि पहले की स्थिति फिर से पैदा न हो। पैदा हो
तो हमारे ये नहीं रहे कि भैया हम तो खाली हाथ रह गए, हम विश्वास कर गए, खाली हाथ रह गए। ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में आप हमारा लाभ उठा लीजिए और फिर आप चले जाइए, इतना ही उनको सोचना है। हालांकि इसमें भी उनके हाथ में बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी शर्त मान ले और आगे रहेंगे, उस पर नहीं माना जा सकता है। प्रेम जी कह रहे हैं कि भाई उनके नीतीश कुमार को अगर सिद्धांतवादी मान ले, विचारवादी मान ले, तो फिर तो सिद्धांतहीनता की, विचारहीनता की, नैतिकता की परिभाषा अलग से तय करनी पड़ेगी। और बात ठीक है, दोनों पार्टियां जो है जब उनके साथ जाती है तो उस सिद्धांतहीन राजनीति को, विचारहीनता राजनीति को सपोर्ट मिलता है, और बिहार की जनता को धक्का भी पहुंचता है। लोग हिलते हैं कि ये तो मान कुछ भी करो, यही इसी को आना है, नीतीश को आना है, तो अब करें तो क्या करें, विपक्ष नहीं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्षति इस समय किसी को है तो आरजेडी को है, क्योंकि आरजेडी अगर जितना नीतीश के खिलाफ स्टैंड लिया था, उस स्टैंड पर अगर आरजेडी कायम रहती तो ये संभव था कि आरजेडी एक बहुत लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी चुनौती दे सकती थी। अभी क्या ऑप्शन है आरजेडी के सामने, अब क्या रास्ते हो सकते हैं? तेजस्वी का जिक्र आपने भी किया, कल मैं भी कई लोगों से चर्चा कर रहा था कि तेजस्वी को लालू यादव कोशिश कर सकते हैं सीएम बनाने की, लेकिन सारा जोड़ ले तो 7 लोग कम होते हैं। 30 लोग तो टूटेंगे नहीं जेडीयू से, टूटेंगे तो देखिए ऐसा है, इतना आसान नहीं होता है। लालू जी ने जो है सारी ताकत लगा ली है, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है। और मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से साथ कर रहा हूँ कि हम पार्टी से, नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लालू जी ने और इनको जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया, सारी शर्तें इनकी मानने के लिए तैयार हैं कि आप बन जाओ और हम बाकी अब इसके लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। जनता दल यू से भी कोशिश कर रहे होंगे कि भाई जो लोग पहले इनसे जुड़े थे कि ऐसे आदमी के साथ क्यों रहोगे, लेकिन कोई भी इस समय अगर मान लीजिए कुछ नहीं हुआ तो क्या अपनी सदस्यता गंवाना चाहेगा? क्योंकि किसी पार्टी को तोड़ने के लिए माने अगर इतनी बड़ी 3/4 सदस्यों का साथ चाहिए तो वो तो फिर संभव नहीं है ना इस समय बिहार की राजनीति में। तो लालू जी अपनी कोशिश कर रहे होंगे। लालू जी की कोशिश तभी से, लालू जी के साथ एक ही मात्र उपाय है इस समय कि उनकी सरकार नीतीश के बगैर बन जाए। अगर वो बना लेते हैं तो फिर वो सिकंदर होंगे। लोकसभा चुनाव में भले नरेंद्र मोदी की चुनौती होगी, फिर नीतीश के सामने समस्या खड़ी होगी और जनता दल यू जा सकती है। लेकिन इसकी संभावना भी तभी बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश को न समर्थन दे, नीतीश के साथ न जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप ये लगेगा कि इन्होंने तेजस्वी यादव की सरकार बना दी। तो नीतीश ने ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति को पहुंचा दिया कि जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी खत्म हो गई थी, 22 सीट 18% सीटों पर पहुंच गई थी, लोकसभा चुनाव में एक उसके सांसद नहीं थे, उसके बाद इन्होंने जो उसके साथ गठबंधन करके जीवित कर दिया। तो जीवित करने से उस समय तो लगा कि भैया ये तो जंगल राज को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन आज वो काम नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है कि हमारी राजनीति अनैतिक रहे तो रहे, बची रहेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने अब आरजेडी भी एक चुनौती बन गई है। तो उससे नीतीश कुमार, तो बिहार का सिचुएशन थोड़ा सा इस समय जो है ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के सामने भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी साहस करके अगर ये चाहती है कि ये गठबंधन है और INDIA का गठबंधन जो है जब खत्म हो ही रहा है, तो बीजेपी इस समय क्यों चाहेगी, राजनीति कहेगी कि भैया ये गठबंधन तू डाल हम पाट पत। राजनीति ऐसे थोड़े होती है। एक आदमी टूटने के लिए तैयार है तो उसको ठीक है, टूटने के लिए तैयार है तो आओ हम करते हैं, थोड़ी बहुत हमारी शर्तें मान लो भविष्य के लिए। लेकिन अब नीतीश कुमार पर कोई विश्वास करके थोड़े आ रहा है। जैसे ये कह रहे हैं कोई भी आ रहा है तो विश्वास करके नहीं आ रहा है उनके साथ। वो लालू यादव भी आए तो सब बोल के आए कि नीतीश के पेट में दांत है, पलटू चाचा के लिए कोई जगह नहीं, सब कुछ बोल के आए थे। और ये नहीं है कि आने से उनका विचार बदल गया होगा, तभी तो पूरी उनकी कोशिश थी कि अपनी पार्टी को स्ट्रांग करो, प्रशासन में अपने लोग रखो। जो नीतीश को समस्या होने लगी कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उनके यहाँ जाने लगे हैं, बहुत सारे केसेस को लेके उनके यहाँ जाने लगे हैं, प्रमोशन के लिए उनके यहाँ तब तो लालू जी की पार्टी के मंत्री जो है जितने प्रमोशन कर रहे थे उसके फाइलें रिजेक्ट कर रहे थे नीतीश कुमार। ये सारी स्थिति पैदा हो गई थी, तभी तो उनके सामने हुई है कि सरकार हमें अथॉरिटी भी उधर जा रही है, नेशनल लेवल पर हमारा कोई पूछने वाला नहीं है और हमको ये खत्म करने के लिए पार्टी में लगे हुए हैं, जो आरोप हम बीजेपी पर लगा रहे थे। तो इसलिए आरजेडी के सामने जो है अब कोई विकल्प नहीं बचा है। पार्टी को तोड़ के वो सरकार बना लेते हैं तो तब तो वो उसके बाद जो है फिर नीतीश के सामने समस्या होगी। फिर बीजेपी नीतीश के साथ जाने की कोशिश नहीं करेगी उस सिचुएशन में, वो स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इसलिए इस समय के हिसाब से अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन बड़ा नहीं होता है
तो सबसे ज्यादा क्षति तेजस्वी यादव को और आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव परिवार को हुई है। वो विपक्ष के रूप में जैसे काम कर रहे थे, खड़े होते। अब भविष्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि एक राममय वातावरण है, हिंदुत्वमय वातावरण है, प्रधानमंत्री ने 2047 का एक कंसेप्ट दे दिया है कि हमको वहां तक देश को ले जाना है, अगले शासन काल में हम देश को तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और INDIA गठबंधन हिल गया है, तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी के सामने, क्योंकि कितना भी होगा तो जितनी सीटें बीजेपी पाई है उससे नीचे नहीं जा सकती है बीजेपी, अकेले भी लड़ेगी तब भी। यह है कि मान लीजिए आपको 35, 36, 38 न मिले, उससे नीचे तो नहीं जा रही है ना। तो ये है सिचुएशन इस समय बीजेपी को क्षति नहीं है। अगर सरकार जेडीयू की बन जाती है तो जेडीयू को भी क्षति नहीं है, जो क्षति है वो आरजेडी की होगी, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लिए 1-2 सीट भी निकालना कठिन होगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि जो स्थिति बिहार में बन रही है उसके बाद आगे क्या होगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन के लिए मैसेज क्या जा रहा है यहाँ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लालू यादव जिस तरह से एक्टिव थे, जितनी मजबूती से थे, मुझे लगता नहीं कि अभी भी वो पीछे हटने वाले हैं इंडिया गठबंधन से, उतनी मुस्तैदी से लगे रहेंगे। लेकिन अब नीतीश के जाने के बाद अगर एक बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें, देखिए उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के लिए संदेश के वास्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि बिहार में फाइनली होता क्या है, क्योंकि बिहार में फाइनली जो कुछ होता दिखाया जा रहा है टेलीविज़न चैनल्स पर, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व 10 बार सोचेगा कि ऐसे क्या ये पहल की जाए जो कि इमैच्योर रह जाए। अगर बहुमत ही न साबित हो तो क्या होगा, अगर नीतीश सरकार रह ही ना पाए तो तब क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो 10 बार सोचेगी, यही कारण ये डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक प्रश्न आ रहा था तेजस्वी यादव को लेकर के। देखिए, तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में ऑलमोस्ट जीतते रह गए थे और बड़ी पार्टी के नेता बन के उभरे, और तेजस्वी यादव को जब सत्ता में आने का अवसर मिला तो एक तरह से वो उनके लिए पुनर्जीवन जैसा हो गया कि उनको सत्ता मिली, क्योंकि वो सत्ता उनको मिलनी चाहिए थी उस समय चुनाव के तुरंत बाद, जो नहीं मिल सकी थी। तो वो अपने आप को उन्होंने पोजीशनिंग की, स्ट्रांग ही किया। और आज जबकि सांसद 0 हैं और MLA इतने ज़्यादा हैं, 75 है, तो आज उनके पास में एक बार फिर अगर सेक्रीफाइस वाले या कुर्बानी वाले भाव में तेजस्वी यादव जाते हैं कि उनको मतलब सत्ता से बाहर होना पड़ा नीतीश की वजह से, या इस तरह की सिचुएशन होती है, या बीजेपी की वजह से, जैसा भी देखें, तो उसमें वो एक विनर के तौर पर सामने आएंगे। क्योंकि जितने फैसले नीतीश कुमार ने अभी हाल में लिए, नीतीश सरकार ने, उस फैसले का श्रेय लेने की जहां तक बात है तो वो नीतीश कुमार को नहीं जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना वो NDA में रह के तो न करा सकते थे, और न तो रोजगार इतनी बड़े पैमाने पर उन्होंने कभी दिया था, जो उन्होंने दिया तेजस्वी के नारे पर, तेजस्वी के आने पर। इसलिए सारा अच्छी वाली जो बात है वो तेजस्वी के खाते में जाएगी, और जितनी खराब वाली बात है वो नीतीश के खाते में जाएगी। अगर कुछ इस तरह की बातें हुई तो तेजस्वी निश्चित रूप से बिहार में भविष्य का चेहरा है, उस रूप में उभर कर सामने आए हैं, इस रूप में मैं देखता हूँ। जी देखिए, अहम बात, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना, लेकिन बिहार में जो फिलहाल स्थिति है उसको लेकर कई सारे सवाल हैं, और वो सवाल जनता के मन में भी हैं, और उन्हीं सवालों के मतलब समझने और जानने की कोशिश हम कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कौन विनर है, कौन लूजर है, ये जानने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब परिस्थितियां सामने आएंगी और जब सामने चुनाव है तो शायद चुनाव में ही ये फैसला बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा, और ये फैसला आप यानी कि जनता ही करेगी। फिलहाल अमरउजाला.com पर हमारे साथ इतना ही, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।